हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वन शॉट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट। एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, एक एक हेडिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो चलिए बच्चे, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या था। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमको ये बेसिकली 10 टॉपिक्स पढ़ने थे। इंट्रोडक्शन क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तीन टाइप के हमारे फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन और एक होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। उसके बाद हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग को क्या बोलते हैं, कहां से पैसा आएगा, कहां को पैसा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी का मिक्स कितना होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का न्यूमेरिकल एग्जांपल, जिसमें आपको पता होगा हम क्या करते हैं, ईपीएस को इंक्रीज करते हैं या फिर ईपीएस को डिक्रीज करते हैं। देखेंगे आज पूरा डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक और आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल और मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बच्चों, इस चैप्टर से तीन तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स अफेक्टिंग बता दो, फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स अफेक्टिंग बता दो या फिर वर्किंग कैपिटल के बता दो। एक तो तरीके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। दूसरा है तो क्वेश्चन आएगा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर से कि इंपॉर्टेंस बता दो, या फिर तीसरा आपका क्वेश्चन आएगा आपका ट्रेडिंग और इक्विटी के ऊपर। तो बेसिकली तीन टाइप के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा इंट्रोडक्शन। बच्चों, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बेसिक चीज बताई गई है। सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है। तो जो भी पैसा आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए चाहिए होता है, उसे हम क्या बुलाते हैं, बिजनेस फाइनेंस बुलाते हैं। और लगभग हर एक बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए पैसा चाहिए होता है, चाहे बिजनेस को स्टार्ट करना हो, बिजनेस को रन करना हो, बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, मॉडर्नाइज करना हो, डाइवर्सिफाई करना हो, ठीक है ना, रॉ मटेरियल खरीदना हो, फिक्स एसेट्स खरीदने हो, डे टू डे ऑपरेशन हो। हर एक काम के लिए लगभग हर एक काम के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस में जो पैसा है वो बिजनेस की ग्रोथ और सर्वाइवल दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं ना, फाइनेंस इज द ब्लड लाइन ऑफ एनी बिजनेस। तो वही चीज यहां पर बात करने की कोशिश हो रही है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना से ही आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब बेसिक सा है, पहले वर्ड्स को डिकोड करते हैं। फाइनेंस मतलब पैसा और मैनेजमेंट का मतलब हमको पता है, हमने पहले ही दिन से मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ रखी है। इट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब ये मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम अपने गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा करते हैं। इफेक्टिव मतलब ऑन टाइम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और एफिशिएंटली मतलब कम खर्चे में। तो यहाँ पर पैसे का भी लेना देना कुछ इस तरीके से है। देखो, यहाँ पर बेसिकली हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पैसों का मैनेजमेंट करते हैं। और पैसों का मैनेजमेंट हम तीन तरीके से करते हैं। बिजनेस के अंदर पैसा लेकर आना है, बिजनेस के अंदर पैसे को यूज करना है, और फिर जो बिजनेस करके प्रॉफिट कमाएंगे उसके साथ क्या करना है। तो ये हम यहाँ पर फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं। ये आपको चीज समझ में आई है। तो जहां से पैसा आ रहा है तो सही जगह से पैसा है, सही रेट पर पैसा है। जहां हम पैसा लगा रहे हैं वो सही जगह पैसा लगाए, ज्यादा पैसा ना लगा दे, और जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको सही जगह यूज करें। तो बेसिकली यहाँ पर हम तीन चीजों को मैनेज कर रहे हैं, इसी चीज को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल देते हैं। तो यहाँ पर हो रहा पैसे आने की बात हो रही है, तो मतलब इसका मतलब हो गया ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, आप पैसा सही जगह से रेस कर रहे हो। फिर आता है ऑप्टिमल यूजेज ऑफ फंड्स, मतलब जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या जो प्रॉफिट कमा रहे हो उसके संग क्या कर रहे हो, तो आप उसका प्रॉपर यूज कर रहे हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड यूजेज ऑफ फाइनेंस। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके। प्रोक्योरमेंट कहां से हो सकता है, बेसिकली या तो डेट से होगा या फिर इक्विटी से होगा। या तो अपना खुद का पैसा लगाओगे, शेयर होल्डर खुद का पैसा लगाएंगे, या फिर वो बोरो करके लेकर आएंगे। बोरो किससे कर सकते हैं, बैंक से बोरो कर सकते हैं, पब्लिक से बोरो कर सकते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है हमारे बिजनेस में, या फिर ये कह लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसके बच्चों बेसिकली 5 पॉइंट थे जो हमको ध्यान में रखने हैं। और मैंने बताया था कि आपको बैलेंस शीट याद है, बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, अगर आपको ये याद है तो आपके पांचों पॉइंट याद हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। बिजनेस में फिक्स एसेट का साइज मतलब कितना पैसा आप बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे, और दूसरा कॉम्पोजिशन मतलब कौन कौन से फिक्स एसेट में पैसा लगेगा। तो साइज एंड कॉम्पोजिशन मतलब कितना पैसा कौन कौन से फिक्स एसेट में लगेगा, ये हम ध्यान में रखते हैं।
दूसरा, करंट एसेट में कितना पैसा जाएगा, कैश कितना रखोगे, बैंक में कितना रखोगे, डेटर्स के पास पैसा कितना ब्लॉक रहेगा, इन्वेंट्री में कितना पैसा ब्लॉक रहेगा, तो ये सारी चीजें देखती है। तीसरा, आप पैसा लॉन्ग टर्म में कहां से लेकर आओगे और शॉर्ट टर्म में कहां से लेकर आओगे और कितना लेकर आओगे, ये आपको बताना पड़ता है। लॉन्ग टर्म से कितना और शॉर्ट टर्म से कितना। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है कि जिनका रीपेमेंट 1 साल के बाद होगा, और शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जिनका रीपेमेंट 1 साल के अंदर होगा। फिर लॉन्ग टर्म में आप बताते हो कि अपना कितना होगा और बाहर वालों को कितना होगा, ओनर्स का कितना होगा और डेट का कितना होगा। और लास्ट पॉइंट हमने देखा था P&L का आइटम, क्योंकि ऊपर आप असेट्स खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली बात है डेप्रिसिएशन आएगा, लोन लोगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, बिजनेस को चलाओगे तो नॉर्मल एक्सपेंसेस आएंगे। तो आपको ये सारी चीजें भी मैनेज करनी होती हैं। आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके। फिर हमने बच्चों देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मात्र मेन एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ठीक है ना, शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना। ध्यान रखना, प्रॉफिट कमाना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेन ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। क्लियर? और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कोशिश ये रहती है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को ज्यादा से ज्यादा करने की हम कोशिश करें। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं हम अपने अगले वाले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। तो बिजनेस के अंदर बेसिकली हम 3 टाइप के डिसीजन लेते हैं। पैसा कहां से लाएंगे, पैसा कहां इन्वेस्ट करेंगे, और जो प्रॉफिट कमाएंगे उसके संग क्या करेंगे। तो मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और तीसरा होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, ओके। तो एक एक करके चालू करते हैं। पहला है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो बच्चों बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट हम 2 तरीके से करते हैं, या तो हम फिक्स एसेट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे या फिर हम करंट एसेट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मतलब या तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे या फिर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ओके। लॉन्ग टर्म में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं, और इसी के साथ इसको ऑल्टरनेट नाम के दे दिए, यहाँ पर हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जब भी हम पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं उस फैसले को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये आपको चीज क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, ये डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इसके 4 मेन फैक्टर्स हैं। पहला, ये आपकी बिजनेस के लॉन्ग रन में आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तीसरा, इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। और चौथा, ये इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं। मतलब ये अगर आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपने डिसीजन ले लिया, तो इस डिसीजन को रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है, और आप रिवर्स करने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं बच्चों शॉर्ट टर्म में कैसा इन्वेस्टमेंट होता है। तो शॉर्ट टर्म में मतलब आपकी बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस चीज को हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बोल देते हैं। ठीक है, ओके। अब बच्चों बात करते हैं लॉन्ग टर्म में जब हम डिसीजन लेते हैं, आई रिपीट, जब हम लॉन्ग टर्म में बिजनेस का डिसीजन लेते हैं तो कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमको ध्यान में रखनी होती हैं। तो हम पढ़ने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसके अंदर बच्चों को 3 पॉइंट याद रखने हैं, और 3 पॉइंट को याद करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, RCC। क्या पॉइंट बताया था मैंने? RCC। चाहो तो लिख लो। पहले R का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। तो आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर या ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर या ऐसे एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो जिससे जो रिटर्न है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, पहले आप ये एनालाइज करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, अंदाजा लगाते हो कि किस में इन्वेस्ट करने में ज्यादा फायदा रहेगा। तो जिसमें ज्यादा फायदा रहता है आप उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है रेट ऑफ रिटर्न के अंदर। आप ए प्रोजेक्ट, बी प्रोजेक्ट, सी प्रोजेक्ट, डी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की सोचते हो, देखते हो किसमें रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, जिसमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, RCC। तो पहला R हो गया रेट ऑफ रिटर्न, दूसरा है हमारा कैश फ्लो। तो बिजनेस में अंदर जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, चाहे लॉन्ग टर्म किसी प्रोजेक्ट में कर रहे हो, लॉन्ग टर्म किसी बिजनेस में कर रहे हो, लॉन्ग टर्म किसी एसेट में कर रहे हो, तो उससे 2 चीजें होती हैं, पैसा आता है, पैसा जाता है। ठीक है ना? पैसा जाएगा क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और उससे कमाओगे तो पैसा आएगा, मतलब कैश फ्लो आउटफ्लो भी होगा और इनफ्लो भी होगा, दोनों चीजें होंगी, रिसीट भी होगा, पेमेंट भी होगा। तो ऐसे केस में आपको अच्छे खासा डिसीजन लेना है, ये ध्यान में रखते हुए कि आपकी कैश फ्लो बिगड़े ना। क्लियर? ओके। और जो तीसरा सी है वो है क्राइटेरिया। इसका मैंने आपको एक बड़ा प्यारा एग्जांपल बताया था मेन लेक्चर्स के अंदर, अभी भी बता देता हूं। ये है शादी का रिश्ता।
जब भी हम शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं या लड़की ढूंढते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक चीज को एनालाइज करते हैं। क्या लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसके दोस्त वगैरह कैसे हैं, उसका घर परिवार कैसा है, खुद का घर है, किराए का घर है, काम क्या करता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है तो प्राइवेट करता है, सरकारी करता है, हर एक चीज एनालाइज करते हैं कि नहीं करते, कोई शौक तो नहीं है, कोई पास तो नहीं रहा उसका, हर एक चीज चेक करते हैं। तो वैसे ही किसी बड़े चीज में इन्वेस्ट करने से पहले हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। पहला, उसमें पैसा कितना इन्वॉल्व होगा। दूसरा, अगर लोन से पैसा लेकर आएंगे तो सस्ता कहां से लोन हमको मिल पाएगा। तीसरा, कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट होगा। चौथा, उससे रिटर्न कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तब जाकर हम एक कंक्लूजन पे निकलते हैं कि हाँ भाई कितना फायदेमंद रहेगा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना। तो मेजरली ये 3 डिसीजन हम लेते हैं वाइल, ये 3 फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं वाइल टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। पहला, रेट ऑफ रिटर्न, किसमें कितना फायदा मिल रहा है। दूसरा, कैश फ्लो, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। तीसरा, क्राइटेरिया, जिससे ना सब कुछ ही आ जाता है। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला पॉइंट आता है बच्चों, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म के अंदर, आई रिपीट, लॉन्ग टर्म के अंदर कितना पैसा आने वाला है। आई रिपीट, लॉन्ग टर्म के अंदर कितना पैसा लेकर आना है और कहां से पैसा लेकर आना है, उस चीज का डिसीजन हम लेते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। और कहां से पैसा लेकर आना है, मेनली 2 सोर्सेज होती हैं लॉन्ग टर्म में पैसा लाने की। पहला, या तो आप खुद का पैसा लगाओगे, मतलब जो शेयर होल्डर्स है वो खुद का पैसा लगाएंगे, या फिर वो उधार का पैसा लेकर आएंगे, मतलब पब्लिक से लोन लेंगे या फिर वो बैंक से लोन लेंगे। क्लियर? खुद का पैसा लगाने से मतलब होता है या तो आप इक्विटी में पैसा लगाओगे, नए शेयर्स इशू करके पैसा रेज करोगे, या फिर जो आपने प्रॉफिट ऑलरेडी कमा रखा है, जो आपने बचा के रखा हुआ है, रिटेन अर्निंग, उसको आप यूज करोगे। तो शेयर होल्डर्स फंड को हम ओनर्स फंड या इक्विटी भी बोलते हैं। उसके अंदर बेसिकली 2 चीजें आती हैं। पहला है आपका शेयर कैपिटल और दूसरा आपका रिटर्न अर्निंग्स। दूसरा आता है आपका बोरोड फंड। बोरोड फंड के अंदर बेसिकली 2 चीजें आती हैं, एक होते हैं हमारे डिवेंचर्स और एक होते हैं हमारे अदर डेट। अदर डेट के अंदर आपका बैंक लोन वगैरह सब कुछ आ जाता है। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं कि ओनर्स फंड से पैसा लेना है या फिर बोरोड फंड से पैसा लेना है, तो इसके अंदर हमको 7 पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, इसके अंदर हमको कितने पॉइंट पढ़ने हैं, 7 पॉइंट पढ़ने। पहला पॉइंट होता है कॉस्ट। देखो बच्चों, कोई भी पैसा आप मार्केट से उठा रहे हो, चाहे आप इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा उठाओ, चाहे आप डिबेंचर से पैसा उठाओ या बैंक से लोन लो, बदले में कुछ तो पे करना पड़ेगा। लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट पेमेंट होगा, इक्विटी शेयर से पैसा आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा, है ना। कोई भी आपको पैसा क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको बदले में कुछ चाहिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट मांगते हैं और जो लोन देता है वो इंटरेस्ट मांगता है। तो आप ये चेक करोगे किसमें कितना सस्ता है, किसमें कितना सस्ता पड़ रहा है। तो जहां से सस्ता पड़ेगा आप उसको प्रायोरिटी दोगे। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो लोन लेना सस्ता पड़ता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी, लेकिन ये आपकी प्रेफरेंस है, आपको कौन सा सस्ता लग रहा है। दूसरा होता है रिस्क। बच्चों देखो, बिजनेस के अंदर 2 तरीके के मेजर रिस्क होते हैं। एक होता है आपका बिजनेस रिस्क, एक होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है प्रॉफिट कमा पाओगे या बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है कि आप इंटरेस्ट पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और देखा जाए, अगर आपका बिजनेस चले या ना चले, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही पड़ेगा, है ना। बिल्कुल सही। लोन लेने वाले को मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस चले ना चले, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले तब तक आपसे कुछ नहीं बोल पाएंगे जब तक प्रॉफिट ना हो। तो मतलब ये, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करना कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन लोन लेने के लिए क्या होता है, आप कमाओ चाहे ना कमाओ, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में इक्विटी जो होता है वो लेस रिस्की हो जाता है इन कंपैरिजन टू डेट। क्लियर? तो आप कौन सा सोर्स है मेजरली प्रेफर करोगे, जिसके अंदर रिस्क कम से कम हो। क्लियर? ओके। थर्ड पॉइंट आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। पहले फ्लोटेशन का मतलब समझते हैं तो उसका कॉस्ट का मतलब भी समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, मार्केट के अंदर ऑब्वियस सी बात है, जब आप पैसा उठाते हो, चाहे आप इक्विटी शेयर से पैसा उठाओ, चाहे डिबेंचर से पैसा उठाओ, चाहे बैंक लोन से पैसा उठाओ, आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है। चाहे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ो, चाहे लीगल फीस का खर्चा करना पड़े, चाहे आप एडवोकेट की सहायता ले रहे हो उसी फीस का हो गया, या बैंक से लोन ले रहे हो तो बैंक के कुछ चार्जेस होते हैं। तो ये सारे खर्चे आपको करने पड़ते हैं मार्केट से पैसा रेज करने के लिए। तो ऐसे केस में आपके खर्चे हो रहे हैं, इस खर्चों को बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। क्लियर? ऐसे खर्चों को क्या बोला जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इसमें आप ये देखोगे कि कौन सी सोर्स से पैसा रेज करने में मेरा खर्चा कम हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो, आपने बाजार से इक्विटी शेयर्स पैसे उठाए, ठीक है, आपने 100 रुपए इक्विटी के रेज करे, लेकिन आपके 10 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट में लग गए, एडवर्टाइजमेंट में, लीगल फीस में।
तो आपकी जेब में इफेक्टिवली कितना आया, 90 रुपीज ही तो आया। 100 रुपए आए, 10 रुपए खर्च कर दिया, आपके पास कितने बचे, 90 रुपए बचे। अब बात करते हैं डिबेंचर में। डिबेंचर में मान के चलो क्या हुआ, हमने 100 रुपए रेस करे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह में 5 रुपए खर्च हुए, तो हमारी जेब में कितने आए, 95। तो क्या प्रेफर करोगे, 95 वाला तो प्रेफर करोगे, मतलब ये जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम हुई। तीसरा बैंक लोन की बात करते हैं। 100 रुपए आपने बैंक से लोन लिया, लेकिन 2 रुपए की आपने बैंक चार्जेस दे दिए, तो आपको कितने मिले, 98 मिले। तो आप क्या प्रेफर करोगे, आप बैंक लोन प्रेफर करोगे। तो कहने का मतलब ये है, जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम से कम लगती है वहां हमारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा जाता है। क्लियर, ओके। अगला पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। देखो बच्चों, कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या, आपके पास कैश कितनी जल्दी आ जाता है। देखो, अगर आपको लोन लेना है तो ऑब्वियस सी बात, आपको हर साल इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर आपके पास कैश नहीं है, या आपकी कैश फ्लो वाली सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, तो क्या आप इंटरेस्ट का पेमेंट आराम से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप लोन को प्रेफर मत करना, क्योंकि आप इंटरेस्ट का पेमेंट टाइमली नहीं कर पाओगे। इसकी बजाय आप इक्विटी की तरफ जाओ। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, आई रिपीट, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, तो आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, आपको डेट प्रेफर करना चाहिए। आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाओगे, आपको इक्विटी नहीं लेना चाहिए। क्लियर, ओके। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है आपका और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में आपके फिक्स्ड खर्चे कौन कौन से हैं। फिक्स खर्चे का मतलब क्या होता है, आप प्रोडक्शन करो या ना करो, आप सेल करो या ना करो, कुछ कमाओ या ना कमाओ, आपको ये खर्चे करने ही पड़ेंगे। तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है ये खर्चे होने ही होने। एग्जांपल के तौर पे एम्प्लॉयज की सैलरी, आप उनसे काम करवाओ या ना काम करवाओ, उनको पैसे देने पड़ेंगे। रेंट आपको पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये आपको चीज क्लियर हो रही है। तो ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है ना, तो ऐसे में लोन लेकर आपने एक खर्चा और बढ़ा लिया, है ना, आपने खर्चा और बढ़ा लिया, मतलब ये कि आपके ऊपर बोझ और बढ़ गया। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो आपको डेट नहीं प्रेफर करना चाहिए, आपको इक्विटी प्रेफर करना चाहिए। लेकिन आपके जो फिक्स खर्चे वो कम है, तो ऐसे केस में आप लोन ले सकते हो, क्योंकि आप वो खर्चा झेल जाओगे। क्लियर, ओके। 6 पॉइंट आता है आपका कंट्रोल कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि इन केस आप चाहते हो, देखो अब आप इक्विटी शेयर इशू करते हो, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये हम सब जानते हैं, है ना, बिल्कुल सही। तो ऐसे केस में अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हो तो और भी ज्यादा ओनर्स बढ़ जाएंगे, और जब भी और ज्यादा ओनर्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस बात है डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास भी जाएगी, और जब सबके पास डिसीजन मेकिंग पावर चली जाएगी तो आपका जो कंट्रोल है इक्विटी शेयर होल्डर के तौर पर कम हो जाएगा, है ना। मतलब ये आपको बाकियों को भी कंसल्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन को झेल सकते हो जहां पर आपका कंट्रोल डायल्यूट हो जाए, तब आपको इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए, ठीक है, वहां से पैसा रेज करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमको अपना कंट्रोल डायल्यूट नहीं करना, हमको अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना, हम चाहते पूरा कंट्रोल रहे, तो ऐसे केस में आपको डेट को प्रेफर करना चाहिए। क्लियर, ओके। और जो 7th पॉइंट है वो क्या दे रखा है, जरा पढ़ते हैं। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो बच्चों, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइजिंग मार्केट है, तो ऐसे केस में लोग जो होते हैं वो इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे केस में आप इक्विटी शेयर से मार्केट से पैसा रेस कर सकते हो आसानी से। लेकिन मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो लोग क्या कहते हैं, हमको एक स्टेबल इनकम चाहिए, है ना, एक फिक्स्ड इनकम चाहिए। तो ऐसे केस में आप फिर पब्लिक से लोन लेना प्रेफर कर सकते हो, या फिर आप डेट की तरफ जाना प्रेफर कर सकते हो। क्लियर, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर मार्केट बूम पीरियड में है, बुलिश पीरियड में है, ऊपर की तरफ जा रहा है, राइजिंग है, तो लोग इक्विटी में प्रेफर करते हैं पैसा इन्वेस्ट करना। तो ऐसे केस में आप इक्विटी से पैसा रेस कर सकते हो आसानी से। लेकिन मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, बियरिश में है, डाउनफॉल है, तो ऐसे केस में लोग स्टेबल इनकम की सोचते हैं। तो ऐसे केस में लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते हैं, तो आपको डेट प्रेफर करना चाहिए। क्लियर, तो बच्चों ये हो गया हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब बच्चों बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन के ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि मैं भाग रहा हूं या मेरी स्पीड तेज है, तो आप वीडियो को पॉज करो, पहले जितना हमने अभी तक पढ़ रखा है उसको आप रिवाइज करो, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करना। ओके, तो आप पॉज करो और रिवाइज कर लो। चलिए बच्चों, आई होप आपने शायद पॉज किया हो, अगर नहीं किया तो हम डिविडेंड डिसीजन से कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन के बारे में। अब सबसे पहले हमको डिविडेंड का मतलब पता होना चाहिए। तो बच्चों देखो, अगर आपने प्रॉफिट कमाया 100 रुपए का,
उसमें से आप 40 रुपए घर लेकर आ जाते हो और 60 रुपए बिजनेस के अंदर ही रख देते हो, तो ये दो बातें हो गई, हाँ है ना। 100 कमाए, 40 घर ले आए, 60 रुपए बिजनेस में पड़े। तो बच्चों जो 40 रुपए आप घर ले आए उससे टेक्निकल वर्ड्स में कंपनी की भाषा में डिविडेंड बोला जाता है। कहने का मतलब ये है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसे हम बुलाते हैं डिविडेंड। और जो पोर्शन बिजनेस के अंदर पड़ा रहने देते हैं जिससे फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो उसे यूज कर लेंगे, उससे हम बुलाते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। वो पैसा जो हमने बिजनेस के अंदर रखा हुआ है, रिटेन करके रखा हुआ है। क्लियर। तो हमको क्या फैसला लेना है यहाँ पर कि प्रॉफिट कितना बांटना है, ज्यादा बांटना है, कम बांटना है, बिल्कुल ही नहीं बांटना है, सारा बांट देना है, ये डिसीजन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर, ओके। तो बच्चों एक एक करके पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। पहला होता है बच्चों अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, आप कितना पैसा कमा रहे हो। देखो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट का ही तो हिस्सा बांटा जाएगा, तो प्रॉफिट या तो आपको इस साल होगा या फिर पिछले साल होगा प्रॉफिट होगा, है ना। तो इसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मेजर कंपोनेंट आपका क्या हो जाता है, अर्निंग्स। आप ज्यादा कमाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की पोजीशन पे हो, और अगर आप कम कमाते हो तो आप कम ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे या बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो अर्निंग्स पे भी आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि सबसे मेजर चीज तो अर्निंग्स ही है। क्लियर, ओके। दूसरा होता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। इसका मतलब क्या होता है, एक बच्चों सिचुएशन समझते हैं। हर साल हम 100 रुपए या 100 रुपए के आसपास पैसा कमाते हैं प्रॉफिट के तौर पे, कभी 98, कभी 102, कभी 100, कभी 105, कभी 95, मतलब ऑन एन एवरेज हम स्टेबल हैं, हमारे पैसा 100 रुपए के आसपास आता है। तो हम 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए तक का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि हर साल हम 100 रुपए कमा लेते हैं, कि इस साल हम प्रॉफिट बांट देते हैं, अगले साल नहीं बांटेंगे क्योंकि हमको पता है कि अगले साल हम 100 रुपए कमा लेंगे, है ना, क्योंकि हमको पता है हम स्टेबल है, हमारी अर्निंग स्टेबल है। लेकिन मान के चलो कि ऐसी कंपनी जिसकी अर्निंग स्टेबल नहीं, कभी वो 60 रुपए कमाती है, कभी वो 150 रुपए में कमाती है, कभी वो 80 कमाती है, कभी वो 120 कमाती है, कभी 10 रुपए कमाती है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी जिस दिन 100 रुपए कमाएगी क्या उस दिन वो 80 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, ये जानते हुए कि मुझे नहीं पता कि अगले साल में कितना कमाऊंगा? क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है? ऐसा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कि जहां पर आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है वहां पर आप कंक्लूसिव, आपके पास एविडेंस नहीं है कि अगले साल में इतना कमा लूंगा तो मैं इस साल खर्च कर सकता हूं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो ऐसे केस में आप ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। इन शॉर्ट कंक्लूजन निकालते हैं, अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है तो आप ज्यादा डिविडेंड पे कर सकते हो, और अगर आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है तो आप ज्यादा डिविडेंड पे नहीं कर पाओगे। क्लियर, ओके। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब क्या है जरा ये समझते हैं। देखो बच्चों, हर साल नॉर्मली क्या होता है, कंपनी की कोशिश ये रहती है कि शेयर होल्डर्स को खुश रखना है, तो वो क्या करते हैं, हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड पे करते हैं। या तो फिक्स परसेंटेज देंगे, मतलब हर साल हम 10% का डिविडेंड देंगे, या फिर वो कहते हैं 20% का देंगे या 30% का देंगे, मतलब उनकी पॉलिसी रहती है कि हर साल हम इतने परसेंट ही डिविडेंड देंगे। या फिर वो फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड देते हैं कि हर साल हम 10 रुपए देंगे या हर साल हम 20 रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नॉर्मली कंपनी यही चीज फॉलो करती है जिससे शेयर होल्डर्स भी खुश रहे। अब बात आती है सर कंपनी सब बढ़ाती है कम भी करती है, तो नॉर्मली नहीं करती है, बढ़ाती नहीं है, कम भी नहीं करती है, क्योंकि बढ़ाएंगे तो लोगों के मुंह में खून लग जाएगा, उनको हर साल ज्यादा ज्यादा चाहिए, और उन्हें कम कर दिया तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे। तो कंपनी कोशिश करती है हम फिक्स ही रखें। तो कहेंगे सर ऐसा क्या होगा, फिर कभी बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, लेकिन वो तब बढ़ाएंगे जब दो चीजें कंफर्म हो जाए। पहला ये कि इस साल उन्होंने ज्यादा कमाया हो तभी वो ज्यादा दे पाएंगे, और दूसरा ये उनको कंफर्म हो जाए कि हम अगले साल से भी ज्यादा ज्यादा कमाना चालू कर देंगे, मतलब उनकी अर्निंग स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो यही दो सिचुएशन के अंदर वो डिविडेंड का अमाउंट जो है वो इंक्रीज करते हैं। पहला, इस साल भी ज्यादा कमाया हो, और दूसरा उनको अगले साल से कंफर्म हो जाए कि हम ज्यादा ज्यादा कमाएंगे, तो फिर वो डिविडेंड का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर, कोई भी डाउट? ओके। फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है बिजनेस को बढ़ाना, चाहे आप एम्प्लॉयज को हायर करो, चाहे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, या नंबर ऑफ ब्रांचेस को ओपन करो। तो मुझे एक बात बताओ, आपको बिजनेस को बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट लगेगी, है ना। सैलरी का पेमेंट जाएगा, प्रोडक्शन में पेमेंट जाएगा, ऑफिस खरीदोगे तो पेमेंट जाएगा। तो उसके लिए पैसा कहां से लाओगे? बाजार से पैसा लेकर आओगे, फिर से लोन लोगे लोगों से, या फिर जो कमाया उसको यूज करने की सोचोगे? तो पहले क्या सोचोगे, जो हमने कमाया उसी को यूज कर ले।
तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आप ग्रो करोगे या आपको करना है, तो ऐसे केस में आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे या बहुत कम करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा रोकने की कोशिश करोगे, जिससे इन फ्यूचर हमको जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप उस पैसे को यूज कर लेंगे। और ऑन द अदर हैंड आपके पास कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऐसी नहीं दिख रही है, तो आप प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्लियर? ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या आ रहा है? कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ कंपनी। देखो बिल्कुल सेम पॉइंट वो है जो हमने फाइनेंसिंग के अंदर देखा था। फाइनेंसिंग में देखा था इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखते हैं डिविडेंड का। देखो बच्चों, डिविडेंड पेमेंट का मतलब है आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। प्रॉफिट का मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, शेयर होल्डर तो कैश मांगेंगे ना कि बैंक में उनके पैसे आ जाए एज अ डिविडेंड। बिल्कुल सही। तो डिविडेंड का मतलब है कि लो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। हाय ना, जब आप प्रॉफिट बांटोगे तो कैश ही तो जाएगा इंटरनेट। बिल्कुल सही। तो अगर आपके पास कैश होगा तभी तो दो पाओगे, है ना। अगर आपके पास कैश है या कैश आपके पास आराम से आ जाता है तभी तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। अगर आपके पास कैश फ्लो इजीली नहीं आता है या आपकी क्रेडिट सेल ज्यादा होती है तो ऐसे केस में आप डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो आपको अपनी कैश फ्लो पोजीशन को भी ध्यान में रखकर ही डिविडेंड डिसीजन लेना चाहिए। क्लियर? ओके। 6 पॉइंट आता है आपका शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। देखो भैया, मालिक सर्वोपरि है, मालिक कभी गलत नहीं होता। ठीक है, तो मालिक जो चाहेगा वो आपको करना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि आप डिविडेंड ना बांटो तो आप मत बांटिए। ठीक है, शेयर होल्डर चाहते हैं कि आप कुछ पैसा तो दीजिए, तो आपको उनकी प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए अपना डिविडेंड डिसीजन लेना पड़ेगा। क्लियर? आपको अच्छे से रिवाइज हो रहा है? ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे आराम से समझाने की कोशिश करूं। 7th पॉइंट बच्चों, 7th पॉइंट के ब्रैकेट में लिख दो प्रैक्टिकली नॉट एप्लीकेबल। लिख दो, ठीक है, प्रैक्टिकली नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि ये रूल जो है अब बदल चुका है। पुराना रूल क्या था मैं वही समझा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आपका पुराना रूल ही पूछा जाएगा। पहले क्या होता था, कुछ साल पहले तक क्या होता था, जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी तो एक टैक्स लगता था जिसका नाम था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या फिर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ये टैक्स लगता था जब कंपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो ऐसे केस में क्या होता था, जब टैक्स ज्यादा लगता था तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से बचती थी। क्यों बचती थी? क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मुझे जबरदस्ती का टैक्स का खर्चा भी ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ या ना? ओके। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कम डिविडेंड दूंगा तो मुझे कम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो कंपनी कोशिश करती थी अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो हम कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, और टैक्स रेट अगर कम है तो हम ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर्स मस्त रहते थे। शेयर होल्डर्स को 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो शेयर होल्डर तो कहते थे ज्यादा से ज्यादा पैसे दो। तो ऐसे केस में कंपनी को पहले डिसीजन लेना पड़ता था कि अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो हम कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, और टैक्स रेट कम है तो हम ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें। क्लियर? लेकिन प्रैक्टिकली अब ये रूल बदल चुका है। अब रूल नया क्या है वो मैं आपको नहीं बता रहा जानबूझ के, क्योंकि वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, लेकिन आपको ये पॉइंट याद करना है। क्लियर? ओके। 8 पॉइंट क्या बोल रहा है? स्टॉक मार्केट कंडीशन। इसका मतलब क्या है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, मार्केट में जब कंपनी अनाउंस करती है कि हम डिविडेंड दे रहे हैं तो मार्केट में ना खुशी की लहर जाग जाती है कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, वाह कंपनी बहुत ऊपर जा रही है, चलो इसके शेयर्स खरीदते हैं। तो मार्केट में शेयर के प्राइस है वो बढ़ने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की जो न्यूज होती है वो अच्छी होती है। ऊपर से अगर आप बोलो कि पिछले साल के मुकाबले हम ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं तो और भी लोग खुश हो जाते हैं। लोग कहते हैं हमको इस कंपनी के शेयर चाहिए क्योंकि फिर हमको भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये भी पॉजिटिव न्यूज होती है। लेकिन अगर कंपनी बोल दे कि पिछले साल के मुकाबले हम कम डिविडेंड दे रहे हैं तो ये नेगेटिव खबर हो जाती है कि कंपनी ने ज्यादा पैसा नहीं कमाया, वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट लोग उस कंपनी को छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि लोग सोचते हैं कि कंपनी लॉस में जा रही है या कंपनी में अब वो दम नहीं रहा, हम दूसरी कंपनी में पैसा लगाएं। तो उससे मार्केट जो प्राइस है वो कम होने लग जाती है। तो आपको ये देखना है कि आपका स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या है आपके न्यूज से। अगर आप प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप लोगों के नया डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, खामखा शेयर की प्राइस नीचे आ जाएगी। लेकिन आप ज्यादा देना चाहते हो तो लोग कहेंगे अरे वाह मजा आ गया, शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। ओके। 9 पॉइंट क्या बोल रहा है? एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। इसका मतलब क्या है? देखो, जब भी हम मार्केट से पैसा उठाते हैं तो कैसे पैसा उठाते हैं? इजीली आ जाता है हमारे पास पैसा, लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं, या फिर बड़ी मुश्किल से पैसा मार्केट से हम पैसा उठाते हैं।
या हर वक्त हमको बैंक के पास जाना पड़ता है? तो देखो, अगर आप एक पॉपुलर कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, तो लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, और जब लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे तो आप जब उनसे पैसा मांगोगे वो तब तब आपको पैसा दे देंगे। तो ऐसे केस में आपको अपने पास सेविंग्स करने की जरूरत उतनी नहीं पड़ती है ना? जब आपको पता है कि हाँ भाई पापा पैसे दे देंगे जब मांगो, तब आप अपने पैसे खर्च कर देते हो, शौक में उड़ा देते हो। लेकिन जब आपको पता लग जाए कि पापा इतनी आसानी से पैसे नहीं देते हैं, तो आप क्या करते हो? सारे पैसे उड़ा देते हो या बचा के रखते हो? बचा के रखते हो। तो वही कंडीशन यहाँ पर है। तो अगर मार्केट से पैसा इजीली मिल जाता है तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, रिटेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन मार्केट से पैसा इजीली नहीं मिलता है तो आपको रिटेन करने की ज्यादा जरूरत है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की कम जरूरत है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। 10 पॉइंट क्या बच्चों? 10 पॉइंट ऊपर है, इसमें 11 पॉइंट है टोटल। 10 पॉइंट है लीगल कांस्टेंट। देखो बच्चों, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको कानून के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना भी जरूरी है, क्योंकि कई कई कानून में लिखा होता है कि मान के चलो पिछले साल आपके लॉसेस हो रहे हैं, इस साल आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपने जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे नहीं होने देंगे, पिछले साल की लॉसेस की पहले भरपाई करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। तो पहले वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, उनकी कंडीशन को फुलफिल करो, उसके बाद आप डिसीजन ले पाओगे। आपको लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब भी आप लोगों से लोन लेते हो, चाहे बैंक से लोन लो, चाहे आप पब्लिक से लोन लो, चाहे आप एनबीएफसी से लोन लो, तो लोन लेते समय ये चीज का इंश्योर करते हैं कि आप उनका रिपेमेंट आराम से कर पाओ। ठीक है ना? आप उनका इंटरेस्ट का पेमेंट, प्रिंसिपल का रिपेमेंट टाइमली करो। तो इसलिए वो क्या करते हैं? कंडीशन रखते हैं आपके पास। कंडीशन क्या रखते हैं? कि आप डिविडेंड तभी डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे जब हमारा इंटरेस्ट का पेमेंट या प्रिंसिपल का पेमेंट कर दोगे। उससे अगर आपने वो पेमेंट नहीं किया तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। अगर आप ये कंडीशन पे साइन करने से मना कर दो तो वो आपको लोन नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोन लेते समय वो कुछ कंडीशन रख सकते हैं, तो आपको उन कंडीशंस को भी ध्यान में रखकर ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्लियर? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपने उनका इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया है, उनका प्रिंसिपल का रिपेमेंट कर दिया है, तब तो आप आसानी से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप नहीं कर सकते, अदरवाइज कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। क्लियर? तो आपको लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस और कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं लोन लेते समय, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। अभी हमको लगभग आधा घंटा हो चुका है और हमने करीबन आधा चैप्टर अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है। अब बच्चों बात करते हैं, अगर आपको ब्रेक चाहिए हो तो आप पॉज करो वीडियो को, रिवाइज करो, सो जाओ आधे घंटे के लिए, जो भी मन में करे वो कर सकते हो। लेकिन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो हमारे सामने क्या आ रहा है? फाइनेंशियल प्लानिंग। बच्चों फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली आपको दो बातें बताता है, कितना पैसा लाना है और कहां से पैसा लाना है। आई रिपीट, कितना पैसा लाना है, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड। ठीक है? कितना पैसा लाना है और कहां से पैसा लेकर आना है। क्लियर? ओके। अब बच्चों एक बात यहां पर आती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग ये दो अलग अलग बातें हैं, आप इनको सेम ना समझे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं? फायदेमंद चीजें क्या हो, आराम से पैसा मिल जाए, सस्ते दामों पे पैसा मिल जाए, सही जगह हम पैसा इन्वेस्ट कर दें और जो प्रॉफिट कमा उसका सही तरीके से उपयोग कर ले। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली डील विद फाइनेंशियल डिसीजंस। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बात करता है किसके ऊपर? आपके डे टू डे ऑपरेशन स्मूथली चले, आपका बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली चले, वो उस चीज पर फोकस करता है, क्योंकि प्लानिंग हम बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं। क्लियर? दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके। अब बच्चों बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते क्यों हैं, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो बच्चों इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहला ये, जितना पैसा चाहिए वो समय पे मिल जाए। कितना पैसा चाहिए और वो समय पर मिल जाए, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है। तो आपको ये देखना है कि जब जरूरत हो आपके पास फंड्स अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो पहले आपको बताना होता है कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए। ठीक है? टाइमली आपको पैसा मिल जाए। और दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसके अंदर, कि आप जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पैसा मार्केट से ना उठा लो। आई रिपीट, जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा मार्केट से पैसा ना उठा लो। क्यों? क्योंकि जब आप उस पैसे को खर्च तो कर नहीं पाओगे, ऐसा है, लुटाओगे तो नहीं ना। ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? उतना ही पैसा लाना चाहिए जितनी आपकी जरूरत हो। अगर आप ज्यादा पैसा लेकर आओगे तो फालतू पड़ा रहेगा और जबरदस्ती का आपको इंटरेस्ट पेमेंट या डिविडेंड पेमेंट अपने ऊपर बोझ लेना पड़ेगा, कि आप जो खर्चे हैं
वो इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर? तो ये है हमारा बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग की दो ऑब्जेक्टिव्स, जब जरूरत हो तब पैसा अवेलेबल हो और मार्केट से आप अननेसेसरली पैसा रेज ना करें। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। बात करते हैं क्या दे रखा है। जो सबसे पहला पॉइंट है, ये आपको फोरकास्ट करने में हेल्प करता है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, जिससे आप उसके लिए बेटर प्रिपेयर हो जाए। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि आपको बिजनेस शॉक्स या बिजनेस सरप्राइजेस या फिर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के लिए भी रेडी करके रखता है या बचाने की कोशिश करता है। पहले पॉइंट में आपको बताता है कि क्या क्या हो सकता है, दूसरे में आपको बचाने की कोशिश करता है। पहले से ऐसे डिसीजन लो कि आपको कुछ भी हो जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, ये आपके सारे डिपार्टमेंट्स को, सारी एक्टिविटीज को वेल कोऑर्डिनेट करके रखता है। क्योंकि आप जब प्लान बनाते हो तो आप पहले से स्पेसिफाई करके रखते हो क्या क्या प्रोसीजर होगा काम करने का, क्या क्या आपके रूल्स होंगे, क्या क्या आपकी पॉलिसीज होंगी। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, प्लानिंग करने से हमारी कोशिश ये रहती है कि जो वेस्टेज हो वो कम से कम हो, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो वो कम से कम हो। कहने का मतलब है ऐसा ना हो कि आप भी वही काम कर रहे हो, मैं भी वही काम कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाए, वेस्टेज हो जाएगी, क्योंकि हम सेम काम कर रहे हैं। आप अलग काम करो, मैं अलग काम करूंगा, तो उससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। इसके अलावा जो कमियां पहले रह गई थी उनको भी फुलफिल किया जाए, तो ये कोशिश रहती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट बड़ा टाइम पास वाला उन्होंने बोला है कि ये प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करता है। ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग हम करते हैं फ्यूचर के लिए ही है। सिक्स पॉइंट क्या बोलता है, पैसा जहां से लाना है, जहां इन्वेस्ट करना है, इन बीच को लिंक करता है। मतलब क्या, फाइनेंसिंग डिसीजन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन से लिंक करता है। और लास्ट ये आपकी कंट्रोलिंग करने में हेल्प करता है। जो आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो सही हुई या नहीं हुई, उसको चेक करने में आपकी मदद करता है। क्लियर? हमने कंट्रोलिंग में भी प्लानिंग किया था। अगर प्लानिंग चैप्टर को याद हो या भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंस थी क्या, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो जो बेंचमार्क है, नहीं तो कंट्रोलिंग चैप्टर की पहली इंपॉर्टेंस है, पहली प्रोसेस का जो पहला स्टेप है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जिसके अगेंस्ट में आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपकी परफॉर्मेंस को इजी करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्लियर? तो ये था हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक। आई होप बच्चों को बहुत ही अच्छे से, प्यारे से, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, अब बच्चों बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि सबसे मजेदार टॉपिक है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। और इसी के अंदर बेसिकली हमारा आता है वो वाला कौन सा टॉपिक, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। याद आ रहा है कुछ? अगर आपको बच्चों ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अच्छे से समझना है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 8th लेक्चर जरूर देखना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे जाना, आपको वीडियो नंबर 8 देखनी है, जिसके अंदर मैंने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। 20-25 मिनट में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर तो हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, तो इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वीडियो नंबर 8 आपको जरूर देखना है। थंबनेल में आपको टाइटल दिख जाएगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, ओके। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या है टॉपिक, समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपने के बिजनेस में जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो भी पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, उसमें आपका कितना लगा हुआ है और लोन का कितना लगा हुआ है। मतलब इट इज अ मिक्स बिटवीन डेट एंड इक्विटी, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। आपका कितना लगा हुआ है और बाहर वालों को कितना लगा हुआ है, इसका जो मिक्सचर होता है इसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके, कैपिटल किस हिसाब से बटी हुई है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर एक डेफिनेशन आती है फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर आप अपने इंटरेस्ट पेमेंट को, या ये कह लो आपकी जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, आप उनको फुलफिल ना कर पाओ, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। और एक बिजनेस रिस्क होता है, मैं आपको बताया था कि जहां पर हो सके आप प्रॉफिट ना कमा पाओ, आपका बिजनेस ना चले। ओके, फिर एक टॉपिक आता है आपको फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, आई रिपीट, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में जो डेट का पोर्शन होता है उसे हम फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल समझ में तो आता है, लोन लिया, ले लेवरेज वर्ड के यूज करता है। वो जो लेवरेज का मतलब वो लीवर होता है। अगर आपने सीसॉ खेला है तो सीसॉ में देखते हो कभी आप ऊपर चले जाते हो, कभी आप नीचे चले जाते हो, तो वही चीज डेट काम करता है आपके बिजनेस के अंदर। कभी आपका जो अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है कि पर शेयर कितना प्रॉफिट कमा रहे हो आप।
अर्निंग पर शेयर मतलब पर शेयर कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। तो इस डेट की वजह से कभी वो अर्निंग पर शेयर ऊपर चला जाता है और कभी वो नीचे चले जाता है। तो फाइनेंशियल लेवरेज वो डेट क्या है, एक लीवर है, सीसॉ का वो लीवर है जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉफिट पर शेयर है वो कभी ऊपर चले जाता है कभी नीचे चला जाता है। ठीक है, कैसे जाता है वो हम न्यूमेरिकल एग्जांपल के अंदर देखेंगे। ओके, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब भी सिंपल है, जब लोन लेकर आपका ईपीएस इंक्रीज हो जाए, प्रॉफिट पर शेयर इंक्रीज हो जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कैसे हम समझेंगे, मतलब ये आप सीसो खेल रहे हो, ठीक है, आपने लोन लिया है, वो लीवर क्या है, लोन है, और उस लोन लेने की वजह से आप सीसो में ऊपर चले गए, प्रॉफिट पर शेयर ऊपर चला गया कैलकुलेशन करते समय, उस चीज को बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब वर्ड आता है सर ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपके बिजनेस के अंदर जितना पैसा लगता था, आपने क्या करा, इक्विटी का पैसा वापस ले लिया और आपने डेट का पैसा ज्यादा लगा दिया, मतलब अपना पैसा वापस खींच लिया और लोन का ज्यादा पैसा लगा दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, इक्विटी को ट्रेड कर दिया, इक्विटी को बेच दिया, अपना पैसा वापस ले गए, लोन का पैसा ज्यादा लगा दिया, इसलिए इसका नाम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पड़ गया। क्लियर? ओके, मैं बोला ना, अगर आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 8th लेक्चर जरूर देखना, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर जो लेटेस्ट वीडियोस है उसमें आपको मिल जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, सिंपल सी चीज अगर हम बात करें, आपको डेट पोर्शन ज्यादा रखना है या इक्विटी पोर्शन ज्यादा रखना है, इस चीज को हम ध्यान में रख के कुछ डिसीजन लेते हैं। काफी सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या बोलता है, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, कैश फ्लो का मतलब क्या, कुछ पैसा आएगा कुछ पैसा जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। तो हम फाइनेंसिंग डिसीजन कर रहे हैं ना, क्या ये देख रहे हैं कि डेट का कितना लाना, इक्विटी का कितना लेकर आना है, तो पहले से हमको पता होगा ना पैसा जाएगा कहाँ 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 इन्वेस्ट होगा, फिक्स एसेट में कितना होगा, करंट एसेट में कितना होगा, डे टू डे ऑपरेशन में कितना होगा। ठीक है, तो अब ये तो ध्यान में रखते हो, प्लस अब ये भी ध्यान में रखोगे कि कुछ पैसा रिजर्व में भी पड़ा हो। ऐसा ना हो कि 100 रुपए लेकर आया, 100 के 100 इन्वेस्ट कर दिए, तो डे टू डे ऑपरेशन को खर्च करने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो यू शुड एंश्योर कि पैसा आपका कहां का इन्वेस्ट होना है और आपके पास रिजर्व हो। और रिजर्व को हम बफर भी बोल देते हैं। रिजर्व इज अ टेक्निकल नेम, ठीक है, ऑफ बफर। ठीक है, कहते हैं ना घर का नाम बाहर का नाम, वही वाली बात है। ये आप ध्यान में रखते हो। काफी सारी चीजें और ध्यान में रखते हो कि आपका फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, डे टू डे ऑपरेशन में कितना इन्वेस्ट होने वाला है, आपका इंटरेस्ट पेमेंट कितना होगा, प्रिंसिपल का रीपेमेंट कितना होगा, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हो। क्लियर? ओके, इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और तीसरा आता है हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलता है कि इंटरेस्ट देने से पहले आपके पास कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है। आई रिपीट, इंटरेस्ट पे करने से पहले आपके पास प्रॉफिट कितना है वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज आपके पास 300 रुपए का प्रॉफिट पड़ा हुआ है और उसमें से आपका इंटरेस्ट पेमेंट देना भी बाकी है, तो हम बोल सकते हैं 300 और 50 को अगर हम कंपेयर करें तो 50 इंटू 6 कितना होता है, 300 होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया ना कि अगर सिचुएशन आ जाए तो मैं ऐसे 6 बार इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकता हूं, मतलब मैं और लोन अभी ले सकता हूं, मेरी इतनी कैपेसिटी है। आए ना, वही चीज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताने की कोशिश करता है। अगर आपको ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छे से समझ में ना आए तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 7th लेक्चर जरूर देखें। उसके अंदर बेसिकली मैंने आपको सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट समझाया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या काम करता है और डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या काम करता है, क्योंकि ये ना शॉर्ट लेक्चर में, वन शॉट लेक्चर में ना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बस इतना बता दूं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बोलता है कि इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले आपके पास कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है। अगर ज्यादा प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो मतलब ये है कि आपकी सिचुएशन अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप और लोन ले सकते हो, आप और इंटरेस्ट का पेमेंट अभी कर सकते हो। क्लियर? तो हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लोअर द फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब आप शायद इंटरेस्ट का पेमेंट ना कर पाओ। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपके पास, जितना गुना प्रॉफिट होगा आपके पास, उतना ही कम रिस्क होगा, मतलब आप और भी लोन ले सकते हो। क्लियर? ओके, लेकिन बच्चों इस रेशियो के अंदर कुछ कमियां हैं, इसलिए आप सिर्फ इस पर ध्यान रखते हुए अपना डिसीजन नहीं ले सकते। क्या कमी है बच्चों? ये सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देता है, ये कैश पर ध्यान नहीं देता। ठीक है, अब मान के चलो आपकी क्रेडिट सेल बहुत ज्यादा हो गई, अगर आपकी क्रेडिट सेल बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट भी ज्यादा दिखाई देगा ना, प्रॉफिट तो ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन आप इंटरेस्ट पेमेंट करने आओगे तो चेक करोगे भैया कैश तो है ही नहीं, क्योंकि आपकी क्रेडिट सेल ज्यादा हुई थी। तो इसलिए आप इस
फॉर्मूले पे या इस रेशियो पे ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते हो, आप बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हो। आपको डेट सर्विस कवरेज रेशियो को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या बोलता है, जरा ये भी समझ लेते हैं। ये बोलता है कि आपकी जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस हैं, चाहे इंटरेस्ट का पेमेंट करना हो, चाहे प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करना हो, उससे पहले आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है। आई रिपीट, उससे पहले आपके पास एक्चुअल में कैश कितना पड़ा हुआ है, आप वो बताइए। उससे कंपेयर करेंगे, आई रिपीट, उससे कंपेयर करेंगे कि आपकी सिचुएशन अच्छी है कि खराब है। ठीक है, तो उसका उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आप पार्ट नंबर 7 में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। रख सकते हो, एग्जाम में इसके पीछे का लॉजिक नहीं आएगा, डेफिनेशन पूछेंगे, और अगर कॉन्सेप्ट जानना हो, हाई क्लासेस में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। इसमें भी यही है कि आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले या फिर आपके फिक्स्ड खर्चे हैं, फाइनेंशियल चार्जेस, उसको पेमेंट करने से पहले कैश कितना पड़ा हुआ है। तो काफी गुना अगर कैश पड़ा हुआ है, 8 टाइम्स 10 टाइम्स 15 टाइम्स पड़ा हुआ है, तो मतलब आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है। अभी आप चाहो तो और भी लोन ले सकते हो जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट आराम से कर पाओगे। क्लियर? ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश कर दी होगी। फोर्थ पॉइंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बच्चों ये मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल जब रिवाइज कराऊंगा उसके साथ मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो अभी फोर्थ पॉइंट को मैं स्किप कर रहा हूं। फिफ्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है, जब आप लोन लेते हो तो बदले में आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। तो आप कोशिश करते हो वेरियस सोर्सेज निकालो, कहां कहां से मैं लोन ले सकता हूं, और जहां से मुझे लोन सस्ता मिलेगा मैं वहां से लोन लूंगा। अगर मुझे पब्लिक से लोन सस्ता मिल रहा है तो मैं पब्लिक से लूंगा, अगर मुझे बैंक से लोन सस्ता मिल रहा है तो मैं बैंक से लोन लूंगा। क्लियर? अगर मुझे मेरे चाचा से लोन सस्ता मिल रहा है तो मैं मेरे चाचा से लोन लूंगा। मतलब जहां से मुझे सस्ता पड़ेगा मैं वहां से लोन लेने की कोशिश करूंगा, और अगर मुझे लोन सस्ता नहीं मिल रहा है तो मैं इक्विटी की तरफ जाऊंगा। क्लियर? ओके। टैक्स रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है। टैक्स रेट का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, टैक्स होता है प्रॉफिट पर टैक्स। अगर मान के चलो आप ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा लगाते हो तो आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे उस पर टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। है ना? बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप लोन लेकर आते हो, अगर आप लोन लेकर आते हो उस पर आपको 10% का इंटरेस्ट लगता है ना? बिल्कुल सही। तो आप इंटरेस्ट दोगे, अपना खर्चा दिखाओगे कि ओ माय गॉड मैंने खर्चा किया है, उससे आपका प्रॉफिट कम होगा। उससे जब प्रॉफिट कम होगा तो आपको टैक्स का अमाउंट भी कम देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो लोन लो, सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर टैक्स रेट कम है, टैक्स कम देना पड़ेगा, सारा सारा प्रॉफिट घर पर आएगा या आपकी जेब में जाएगा, तो ऐसे केस में आप इक्विटी प्रेफर कर सकते हो। कंक्लूजन ये है, अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो लोन को प्रेफर करो, टैक्स रेट कम है तो इक्विटी को प्रेफर करो। क्लियर? ओके। फिर आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जब इक्विटी शेयर होल्डर पैसा देते हैं तो बदले में वो भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया कुछ तो दो, प्रॉफिट का हिस्सा दो। हाँ, और आपको पता है बिजनेस के अंदर दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क और एक होता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है, बिजनेस चला नहीं चला। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है, आप शायद इंटरेस्ट का पेमेंट ना कर पाओ। ओके, तो जब भी शेयर होल्डर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता था वो कहता है मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। बोलता है कि नहीं बोलता, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। ओके, ऐसे में अगर आप लोन लेना चालू कर दो तो शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, या तुम तो खामखा लोन लिए जा रहे हो, या तुम लोन ले रहे हो हमारे ऊपर बोझ पड़ रहा है, तुम बिजनेस को चला पाए नहीं चला पाए। है ना? तो ऐसे कहते हैं बिजनेस रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो जब बिजनेस रिस्क इंक्रीज हो जाता है तो शेयर होल्डर क्या बोलते हैं, हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो हमको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। क्लियर? आपको अच्छे से क्लियर हुआ? तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, अगर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं बिजनेस रिस्क भी इंक्रीज हो जाएगा, फिर ऐसे केस में हमको रिटर्न ज्यादा चाहिए। तो फिर इसलिए ये कहा जाता है कि आप एक हद से ज्यादा लोन ना ले या ले नहीं सकते, अदरवाइज शेयर होल्डर नाराज हो सकते हैं। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके। एट पॉइंट बोलता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, आप ज्यादातर लोन के पैसों पे ही जीते हो, आपका बिजनेस के अंदर लोन का एलिमेंट बहुत ज्यादा है और अपना पैसा आपका बहुत कम है। तो मान के चलो कभी जरूरत पड़ी और आपको और लोन की जरूरत पड़ गई, तो ऑलरेडी आपने इतना लोन ले रखा है तो आपको और कोई लोन नहीं देगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो वही कहने की कोशिश कर रहे हैं
कि आप हद से ज्यादा लोन मत लो, एक लिमिट में लोन लो, जिससे कल को फ्यूचर में जरूरत आ पड़ी तो आप और लोन ले पाओ। क्लियर? वही चीज उन्होंने बोला है कि लोन थोड़ा कम लो, जैसे फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो आप और लोन ले पाओ, इसलिए आप थोड़े फ्लेक्सिबल रहो, रिजिड ना हो जाओ। क्लियर? ओके। इसके अंदर 14 पॉइंट्स है बच्चों, आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। 9 पॉइंट फ्लोटेशन कॉस्ट हम ऑलरेडी फाइनेंसिंग में रिवाइज कर चुके हैं। जब भी मार्केट से पैसा रेज करते हो तो कुछ खर्चा होता है, चाहे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो, चाहे बैंक चार्जेस हो, चाहे कुछ लीगल फीस हो, तो आप कोशिश करते हो जिसमें आपको सस्ता पड़े, चाहे लोन लेने में आपको सस्ता पड़ रहा है या इक्विटी में सस्ता पड़ रहा है, आप उस चीज को प्रेफर करोगे। आता है आपका रिस्क कंसिडरेशन। वही दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक बिजनेस रिस्क होता है और एक आपका फाइनेंशियल रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क का मतलब बिजनेस चला नहीं चला, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो देखो, जहां पर बिजनेस रिस्क कम होता है, बिजनेस रिस्क का मतलब उसके फेलियर के चांसेस कम होते हैं, और इन अदर वर्ड्स बिजनेस चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप क्या बोलते हो, हम बिजनेस चलने के चांसेस ज्यादा, हम लोन ले लेते हैं। तो मतलब ये, लोअर द फाइनेंशियल रिस्क, लोअर द बिजनेस रिस्क, हायर यू कैन टेक डेट, ठीक है ना। और अगर हायर द बिजनेस रिस्क, लोअर यू कैन टेक डेट। अगर आपका बिजनेस रिस्क ज्यादा है, फेलियर होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ऐसे केस के अंदर आप लोन नहीं लोगे, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आपका फाइनेंशियल रिस्क कम है, डूबने के चांसेस कम है, तो आप लोन ले सकते हो, आप इंटरेस्ट पेमेंट कर पाओगे। क्लियर? ओके। 11th पॉइंट क्या है, कंट्रोल। वही चीज जो हम फाइनेंसिंग में पढ़ चुके हैं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर दोगे तो आपकी ओनरशिप कम हो जाएगी। तो क्या आप ओनरशिप कम करवाने के लिए राजी हो? अगर हाँ, तो इक्विटी शेयर इशू कर दो, अगर ना तो आप लोन ले लो मार्केट से, क्योंकि जब मार्केट से लोन आता है तो आपकी ओनरशिप में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। क्लियर? ओके। अगला पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, अगला पॉइंट है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखो, जब भी आप पैसा रेस करने की कोशिश करते हो, चाहे बैंक से रेस करो चाहे मार्केट से रेस करो, आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है। और उस फॉर्मेलिटीज के अंदर क्या होता है, कुछ चार्जेस होते हैं, कुछ पेपर वर्क वगैरह होता है। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर फॉर्मेलिटीज इजीली पूरी हो जाए और जल्दी पूरी हो जाए विदाउट एनी टाइम डिफरेंस, आप वहां से प्रेफर करो। क्योंकि जब आप मार्केट से पैसा उठाते हो, पब्लिक से पैसा उठाते हो, तो गवर्नमेंट बीच में आ जाती है, सेबी बीच में आ जाती है। तो आपको सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, उनके पास अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं, तो उस पर काफी टाइम लग जाता है। और आपको अर्जेंट पैसों की रिक्वायरमेंट हो तो फिर आप वहां पर जाके तो पैसा रेज करने से रहे, क्योंकि आपका बिजनेस डूब जाएगा तब तक, फिर आप बैंक की तरफ जाओगे, बैंक आपको जल्दी लोन देता है कंपैरेटिवली। तो आप ये देखते हो कि जहां पर आसानी से पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए, आप वहां से लोन लोगे। क्लियर? क्योंकि हर एक को अपने हर एक जो कंपनी होती है वो रूल्स एंड रेगुलेशन हिसाब से चलती है, तो आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर? ओके। 13 पॉइंट क्या है, स्टॉक मार्केट कंडीशन। देखो, ये भी हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो लोग इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे केस में आप शेयर्स में पैसा जब आप मार्केट से उठाओगे तो आपको ज्यादा पैसा भी मिल सकता है। लेकिन मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो लोग मार्केट इक्विटी की तरफ में पैसा नहीं लगाते हैं, तब आपको डेट की तरफ जाना चाहिए। क्लियर? ओके। 14 पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी इंडस्ट्री में अगर आपका टेलीकॉम का काम है, तो अदर टेलीकॉम इंडस्ट्री कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, कितना वो लोन ले रही हैं, कितना वो अपना लगा रही है, ये आप उनसे एज अ गाइडलाइन यूज कर सकते हो। जैसे ना कि हमारी क्लास में टॉपर होता है तो हम पूछते हैं भाई तू कितना पढ़ता है, वो बोलेगा मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ। तो आप उसको एज अ गाइडलाइन यूज कर सकते हो, उनको ब्लाइंडली फॉलो मत करना। टॉपर बोले मैं दिन में सिर्फ 2 घंटे पढ़ता हूँ, मेरे 90% मार्क्स आ जाते हैं। अगर आप भी 2 घंटे पढ़ने चालू करके नहीं आए, फिर तो आने से रहे, क्योंकि उसका दिमाग तेज है, आपका दिमाग उतना तेज नहीं है। तो आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से डिसीजन लेना है। उनको सिर्फ एज अ गाइडलाइन यूज करो, उनको एज अ इंस्पिरेशन यूज करो, उनको कॉपी मत करो। कॉपी मत करना, खामखा दिक्कत में आ जाओगे। आपको अपने एडजस्टमेंट के संग आपको उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो वही चीज कंपनियों के लिए भी बोली हुई है। आप दूसरी कंपनियों को एज अ गाइडलाइन यूज कर सकते हो, एज अ इंस्पिरेशन यूज कर सकते हो, लेकिन उनको ब्लाइंडली फॉलो मत करना, अपने एडजस्टमेंट करके रखना। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, जो मैंने आपको बताया ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आता हमारा एग्जाम्पल फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। और फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या होता है, जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है। आई रिपीट, आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है
वो इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, या ये कह लो कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बात एक ही है। इसके अंदर बच्चों ने एक बात डिस्कस करी थी कि आपने तीनों ही केसेस के अंदर 30 लाख रुपए बिजनेस के अंदर क्या करें, इन्वेस्ट करें। केस 1 में भी 30 लाख इन्वेस्ट करें, केस 2 में भी 30 लाख इन्वेस्ट करें, और केस 3 में भी 30 लाख जो है वो आपने इन्वेस्ट करे हैं। ये आपको चीज क्लियर है? ओके। और तीनों में ही आप 4-4 लाख कमा रहे हो, ठीक है, और तीनों में 30-30% टैक्स रेट है। लेकिन डिफरेंस क्या है, पहले वाले में आपने 1 रुपए का भी लोन नहीं ले रखा, ठीक है ना, पहले वाले केस में 0 रुपए का लोन है, दूसरे वाले केस में 10 लाख का लोन लिया है, और तीसरे वाले केस में हमने 20 लाख का लोन लिया। ठीक है, ओके। टोटल पैसा इन्वेस्ट सेम है, ओके, लेकिन आपने लोन का अमाउंट चेंज कर दिया। आप कमा कितना रहे हो, 4 लाख कमा रहे हो तीनों केसेस के अंदर। ये चीज क्लियर? तो पहले ये देखो आप कितना परसेंट कमा रहे हो। तो सर हम टोटल 13.33% कमा रहे हैं। कैसे निकाला हमने? EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 फॉर्मूला लगाया, और हमने देखा हम 13.33% पैसा कमा रहे हैं। और जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 10% का है, क्योंकि आपने बैंक से लोन 10% पे लिया, या फिर डिबेंचर आपने 10% पे इशू कराया। तो कह सकते हैं आप कमा ज्यादा रहे हो और इंटरेस्ट पे अमाउंट कम दे रहे हो। तो मतलब इन शॉर्ट आप अच्छी पोजीशन पर हो, है ना, आप अच्छी पोजीशन पर हो। तो जब आप अच्छी पोजीशन पर होते हो तब लोन लेने पर आपका जो अर्निंग पर शेयर है, प्रॉफिट पर शेयर है, वो इंक्रीज हो जाता है। और यही चीज हमने इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखी है। आप इसकी कैलकुलेशन अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। कैलकुलेशन में मैं टाइम इतना इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने बोला ना आपको, अगर आपको ये देखना है तो आप लेक्चर नंबर 8 देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने डिटेल में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डिस्कस किया। तो मतलब ये, जब जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ डेट से, आई रिपीट, जब जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होगा, तब तब आप फायदे में रहोगे लोन लेने पर। आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। जैसे इसके अंदर पहले था 0.93, फिर हो गया आपका 1.05, और फिर हो गया आपका 1.40। ठीक है, ये कब हुआ? जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 13.33, कॉस्ट ऑफ डेट 10% से ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। मतलब सीसॉ में आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, और यूज ऑफ मोर डेट विल इंक्रीज EPS। क्लियर? एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आया था, क्या हमेशा डेट लेने से आपका EPS इंक्रीज होता है? तो मैक्सिमम बच्चों ने हाँ बोला था, बट इसका आंसर है नो, ओनली व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। क्लियर? ओके। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है हमारा उल्टा। क्या? अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। मतलब आपका कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट महंगा है, किससे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। एग्जांपल के तौर पे सेम 30 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करा हुआ बिजनेस के अंदर, 10% का आपका लोन है, लेकिन यहां पर आपकी जो EBIT है वो 4 लाख से घटाकर आपने 2 लाख कर दी है। कितने से घटा के? 4 लाख से 2 लाख कर दी, एग्जाम्पल दिखाने के लिए। तो अब आपका जो EBIT आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है? 6.67। मतलब आप कमा 6.67 रहे हो, लेकिन आप खर्च 10% कर रहे हो लोन पर। तो ऐसे केस में क्या, आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम है। किससे कम है? कॉस्ट ऑफ डेट से। मतलब आप कमा कम रहे हो और खर्च ज्यादा कर रहे हो। तो ऐसे केस में इस सिचुएशन को बोला जाता है अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। मतलब सीसॉ में आप नीचे की तरफ आओगे, और आप जब ज्यादा लोन यूज करोगे तो आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो कम होता चला जाएगा। क्लियर? इसकी कैलकुलेशन कैसे करी है वो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 8th लेक्चर में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले 0.47 था, फिर आपका 0.35 हो गया, और फिर अल्टीमेटली 0 चला गया। और ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आया तो सीधा सीधा आपके एग्जाम में 5 या 6 नंबर में आएगा। ओके, तो अब मैं आपको वो 4th पॉइंट बता दूं जो मैंने अभी आपको स्किप कराया था। 4th पॉइंट बोलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वही बात इन्होंने यहां पे लिखी हुई है, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, तब आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से खेल सकते हो, अपना EPS इंक्रीज करा सकते हो। मतलब आप लोन और ले सकते हो। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने लास्ट 2 पॉइंट्स पे। अब आता है हमारा फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। बस ये टॉपिक और करना, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से हो गया, 1 घंटा करीब हमको हो गया पढ़ते पढ़ते। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। बच्चों फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो भी पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड होता है, या फिक्स एसेट में पैसा जो इन्वेस्ट होता है, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और जो पैसा आपके डे टू डे वर्किंग एक्टिविटीज के लिए, डे टू डे ऑपरेशन में इन्वेस्ट होता है, उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम बुलाते हैं वर्किंग कैपिटल।
क्लियर, ओके। अब फिक्स कैपिटल के हम डिसीजन लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और जो हमारे फिक्स सेट होते हैं या फिर जो हमारी फिक्स कैपिटल होती है बिजनेस के अंदर 1 साल से ज्यादा इन्वेस्ट रहती है। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करते हैं कि ये डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने आपको बताया था ये डिसीजन लेना इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 बातें होती हैं। पहला, इसमें रिस्क बहुत होता है। दूसरा, इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। तीसरा, ये इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं, मतलब ये आप डिसीजन रिवर्स करने की सोचते हो तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्लियर, और ये बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इफेक्ट करता है। और उन्होंने एक बात और बोली है, जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए लॉन्ग टर्म सोर्स को ही यूज करना, शॉर्ट टर्म को मत करना। मतलब ये, अगर आप गाड़ी 10 लाख की उठा रहे हो वो भी इंस्टॉलमेंट पर, ठीक है, लेट सपोज इंस्टॉलमेंट पे, तो 1 साल की इंस्टॉलमेंट मत बनवाना भैया, नहीं भर पाओगे। आपको 10 साल की इंस्टॉलमेंट ही लेनी पड़ेगी। मतलब ये लॉन्ग टर्म की सोर्स से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना और शॉर्ट टर्म की सोर्स से शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट करना, तो आपका बिजनेस अच्छी सिचुएशन में रहेगा। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। मतलब फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, उस पर हमको कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट आता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आपको मशीन वगैरह, ऑफिस वगैरह, फैक्ट्री वगैरह में खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपका ट्रेडिंग का काम है या सर्विस का काम है, जहां पर आपको सामान लाकर बेचना है, वहां पर आपको फैक्ट्री की जरूरत नहीं, आपको प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत नहीं है, तो ऐसे केस में आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। दूसरा आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, बड़ी ज्यादा मशीन चाहिए होंगी, ज्यादा लोग चाहिए होंगे, ज्यादा फैक्ट्री चाहिए होगी, ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, तो आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो टेंशन वाली बात नहीं, कम पैसों में भी काम हो जाएगा। क्लियर, ओके। अगला पॉइंट क्या है, चॉइस ऑफ टेक्निक। वही 2 टेक्निक होती काम करने की, एक होती हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक होती हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव के अंदर क्या होता है, मशीन ज्यादा यूज होती है, लेबर कम यूज होती है। और लेबर इंटेंसिव के अंदर क्या होता है, लेबर ज्यादा यूज होती है और मशीन कम होती है। तो जिसमें मशीन ज्यादा यूज होंगी उसमें फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगी, और जिसमें मशीन कम यूज होगी उसमें फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगी, क्योंकि आपको फिक्स पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो कैपिटल इंटेंसिव में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और लेबर इंटेंसिव में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। क्लियर, ओके। फोर्थ हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। बच्चों अगर आप ऐसे बिजनेस में हो जिसमें टेक्नोलॉजी हर पल बदलती रहती है और आपके जो एसेट्स हैं वो पुराने हो जाते हैं, ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं, आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आपको अपग्रेड करना पड़ता है। और जब आपको अपग्रेड करना पड़ता है तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ऐसे बिजनेस में हो तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। लेकिन आप ऐसे बिजनेस में हो जिसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कम होता है या बहुत टाइम बाद होता है, तो ऐसे केस में आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। क्लियर, ओके। फिफ्थ पॉइंट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, तो आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो आपको मशीन ज्यादा चाहिए होगी। आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन करना है तो आपको ऑफिस स्पेस, फर्नीचर वगैरह चाहिए होता है, तो ऐसे केस में आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड आपको लगता है कि यार एस जैसा हम चल रहे हैं वैसे ही खुश हैं, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं बढ़ती है। क्लियर। मेरे कैमरे की वो मेमोरी जाने वाली है, तो मैं अभी बस ये वाला टॉपिक करा के एक छोटा सा कट मारूंगा, उस पर आ जाऊंगा, ठीक है, ओके। 6 पॉइंट के डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या, आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को बढ़ा रहे हो, चेंज कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो, आप एक बिजनेस का दूसरा बिजनेस और पैदा कर रहे हो। मतलब ये मान के चलो मैं टीचिंग का काम कर रहा हूं, तो मेरा टीचिंग एक बिजनेस है, इसके संग मैंने बुक पब्लिशिंग का बिजनेस चालू कर दिया, इसके संग मैंने रियल एस्टेट का काम चालू कर दिया, मतलब मैंने डाइवर्सिफाई कर लिया, मल्टीपल बिजनेसेस चालू कर दिए, तो ऐसे केस में मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, अलग अलग इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है? तो इफ यू वांट टू डाइवर्सिफाई, इफ यू आर डाइवर्सिफाइंग, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हो तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ओके। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। अगर कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे ली जा सकती है, रेंट पे ली जा सकती है, तो उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, है ना, अनलेस आप बहुत अमीर हो। अगर आप बहुत अमीर हो तो आप डायरेक्ट कैश में खरीदो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप जैसे आप भी करते हो, हम भी करते हैं, कोई जब बड़ी चीज खरीदनी होती है, चाहे घर हो चाहे गाड़ी हो, तो हम इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमको एट अ टाइम ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब इतना पैसा नहीं होता है। लेकिन बिजनेस के अंदर क्या होता है, अगर आपके पास अभी इकट्ठा पैसा नहीं है तो आप चीजों को लीज पर ले सकते हो, रेंट पर ले सकते हो, इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हो, तो ऐसे केस में आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है।
तो आप देखो अगर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो अपने फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कम करो और ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाओ। 8 पॉइंट है बच्चों हमारा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। इसके अंदर क्या एग्जांपल दे रखा है, जैसे बैंक्स होते हैं, बैंक्स क्या करते हैं, एक दूसरे के एटीएम को यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपका अगर अकाउंट एसबीआई में है तो आप सिर्फ एसबीआई के एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, आप पीएनबी के, आप इलाहाबाद बैंक के, आप बैंक ऑफ बड़ौदा के, आप किसी भी बैंक में के एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं या कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं, एक दूसरे के फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं, एक दूसरे की जगहों को यूज करते हैं, और ऐसे करने से उनके जो खर्चे होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उनकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। अगर ऐसा होने लग गया ना कि आप सिर्फ अपने ही बैंक के एटीएम से पैसा निकालोगे तो आप देखोगे हर जगह 15-15 20-20 एटीएम लगेंगे एक ही कॉलोनी के अंदर। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हो भी जाएगा तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। या फिर दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान के चलो आप 3 दोस्त हो और तीनों को एक ही मशीनरी चाहिए, तो ऐसा हो सकता है आप अपना अलग खरीदो, वो अपना अलग खरीदे, तीसरा अपना अलग खरीदे। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप तीनों मिलकर आप उस मशीन को खरीदो और अपने अपने टाइम बांट लो और फिर आप उस मशीन को यूज करो। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले वाले केस में जब आप इंडिविजुअली अलग अलग खरीद रहे हो तो आप तीनों की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी। और ऑन द अदर हैंड अगर आप तीनों मिलकर खरीदोगे तो अब तो एक मशीन आएगी, तीनों में हिस्से भी बढ़ जाएंगे, आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। तो इन दिस केस आप कोलैबोरेट करते हो तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और आप कोलैबोरेट नहीं करते हो तो आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। आई होप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों चलते इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले मतलब समझते हैं वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है। तो जो पैसा बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथ बनाने के लिए चाहिए होता है, उसे हम बुलाते हैं वर्किंग कैपिटल। आई होप बच्चों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, मतलब आपको पैसा ज्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए। तो चलिए बच्चों एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को फाइनली हम करेंगे फिनिश। पहला पॉइंट है बच्चों नेचर ऑफ बिजनेस। बच्चों बिजनेस मेनली 3 तरीके होते हैं, या तो आपका सर्विस का बिजनेस होगा, या आपका ट्रेडिंग का बिजनेस होगा, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक्टिविटीज ज्यादा चाहिए होती हैं, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं, तो ऐसे केस में उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है। इन कंपैरिजन टू ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, सामान खरीद के लेकर आओ बेचो, तो वहां पे ज्यादा का जो काम होता है सिर्फ इन्वेंट्री के स्टॉक पर होता है, एम्प्लॉयज में नहीं होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में ट्रेडिंग की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, कम होती है। और सर्विस की इन दोनों के मुकाबले में सबसे कम होती है, क्योंकि उनको स्टॉक मेंटेन करना ही नहीं होता, या बहुत ही लीस्ट स्टॉक मेंटेन करना होता है। क्लियर, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन। ये हम सबको पता है, अगर आप बड़े लेवल पे काम करोगे, ज्यादा एक्टिविटीज होंगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप छोटे लेवल पे काम करते हो, छोटी एक्टिविटीज करते हो, कम प्रोडक्शन करते हो, तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। तीसरा है बिजनेस साइकिल। अगर आपका बिजनेस साइकिल बूम पीरियड में चल रहा है, बूम का मतलब है ज्यादा प्रोडक्शन हो रहे हैं, ज्यादा सेल्स हो रहे हैं, ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है, तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपका जो बिजनेस है वो डिप्रेशन पीरियड में चल रहा है, डाउनफॉल में चल रहा है, कम एक्टिविटीज हो रही है, कम प्रोडक्शन हो रहा है, कम सेल हो रही है, तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है आपको, सीजनल फैक्टर। देखो कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनके कुछ पीक सीजन होते हैं, कुछ के कुछ ऑफ सीजन होते हैं। कहते हैं ना सीजन का टाइम चल रहा है भैया, काम बहुत है, और कुछ कहते हैं ऑफ सीजन चल रहा है। तो सीजन के टाइम में एक्टिविटी ज्यादा होती है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है सीजन में ज्यादा हो जाती है, और ऑफ सीजन में कंपेरेटिवली कम हो जाती है, क्योंकि उनमें ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है। क्लियर, ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, क्रेडिट अलाउड। देखो बच्चों कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको उधार देना पड़ता है। जब आप उधार दोगे तो पेमेंट बाद में आएगा, तो जो करंट एक्टिविटीज है उनको खर्चा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, वो आपको पास होना चाहिए, आए ना। तो ऐसे केस में आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो जाती है, अगर आपका क्रेडिट पीरियड ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड अगर क्रेडिट पीरियड कम है, आपका पेमेंट जल्दी लौट कर आ जाता है, तो ऐसे केस में आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, क्योंकि कस्टमर ही आपका पेमेंट कर देता है, तो आपको अलग से वर्किंग कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो कंक्लूजन ये है कि आपकी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, आपको ज्यादा दिन का क्रेडिट देना पड़ता है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, और आपकी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी नहीं है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। क्लियर? ओके। सिक्स्थ पॉइंट क्या दे रखा है? सिक्स्थ पॉइंट दे रखा है क्रेडिट अवेल्ड। पहले क्रेडिट दे रहे थे, अब क्रेडिट ले रहे हो। तो अगर आप ज्यादा टाइम के लिए क्रेडिट ले रहे हो, पेमेंट आप बाद में करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब पेमेंट बाद में करोगे तो अभी कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होगी, तो ऐसे केस में आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप पेमेंट जल्दी कर देते हो तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्लियर? ओके। सेवेंथ पॉइंट क्या दे रखा है? प्रोडक्शन साइकिल। पहले प्रोडक्शन साइकिल का मतलब समझ लेते हैं। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है पहले आप रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आते हो, उसके बाद उसे बनाते हो, फिर उसे आप फिनिश गुड बनाते हो, फिर आप उसे बेचते हो, फिर पैसा आता है। इस पूरे टाइम पीरियड को आप ऑपरेटिंग साइकिल भी बोल सकते हो, इस पूरे प्रोसेस को आप प्रोडक्शन साइकिल भी बोल सकते हो। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा है, प्रोडक्ट को बनाकर बेचने के पैसे आने तक टाइम ज्यादा लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में डे टू डे ऑपरेशंस होंगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगानी पड़ेगी, खुद का पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा ऑपरेशंस को रन करने के लिए। ऑन द अदर हैंड आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, मतलब आपका प्रोडक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, सेल जल्दी हो जाती है, पैसा भी जल्दी आ जाता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती क्योंकि आपका पैसा ही जल्दी कन्वर्ट होकर आ जाता है। तो if your production cycle is large, then your requirement of working capital will be large. If your production cycle is small, then the working capital requirement will be low. Clear? Okay. 8 पॉइंट क्या है? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। सेम वैसा ही है जैसा हमने फिक्स कैपिटल में पढ़ा था। अगर आपको पता है आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है या ग्रो करा सकते हो या फिर प्रोडक्शन सेल ज्यादा होगी, तो ऐसे केस में आप प्रोडक्शन ज्यादा करने की कोशिश करोगे, आप ऑफिस ज्यादा ओपन करने की कोशिश करोगे, एम्प्लॉयज को ज्यादा हायर करने की कोशिश करोगे, स्टॉक ज्यादा मेंटेन करने की कोशिश करोगे। तो ऐसे केस के अंदर आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको उस लेवल तक आना पड़ता है, आपको ग्रो कराना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड आपकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, आपको लगता है कि नहीं भैया जैसा चल रहा है वैसे ही खुश है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी बढ़ेगी नहीं, कम ही रहेगी। क्लियर? ओके। 9 पॉइंट सिमिलर है, कंपटीशन। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, आप कोशिश करोगे आपका कस्टमर दूसरे के पास ना जाए। लेट सपोज दो दुकानें ए और बी बगल में सेम प्रोडक्ट ही बेचते हैं, आपके पास कोई कस्टमर आया, आपने बोला ये सामान हमारे पास नहीं है, हम आपको मंगवा देंगे, तो बाहर जाएगा तो क्या सीधा घर जाएगा या बगल वाली दुकान पे जाके वो सामान खरीदेगा? बगल वाली दुकान पे जाकर सामान खरीदने की कोशिश करेगा, या फिर पूछ के तो आएगा भाई कितने का दे रहे हो। तो मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मतलब कस्टमर को खाली हाथ जाने नहीं दे सकते, अदरवाइज वो दूसरे के पास जाएगा और सामान ले लेगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर आपको इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ती है अपने पास। तो जब आप अपने पास इन्वेंट्री ज्यादा रखोगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। तो in case of competition you have to stock your inventory on a larger scale, therefore your working capital requirement will be on a higher side and vice versa। कंपटीशन ज्यादा नहीं है तो वर्किंग कैपिटल भी आपको स्टॉक रखने की जरूरत उतना नहीं पड़ती, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। क्लियर? ओके। लास्ट 3 पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। 10 पॉइंट इन्फ्लेशन। अगर महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, सामान के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा तो आपके पास जो वर्किंग कैपिटल है वो भी ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? ओके। 11 पॉइंट क्या बोल रहा है? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। बिजनेस को चालू जब आप ऑपरेट कर रहे हो आप एफिशिएंट हो। एफिशिएंट का मतलब हमको पता है कम खर्चे में काम हो रहा है। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो वेस्टेज कम हो रही है, आउटपुट ज्यादा बन रहा है, आपकी सेल्स जल्दी हो रही है, आपके बैड डेट्स कम हो रहे हैं, आपके जो डेटर्स है जल्दी पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे केस में जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है पैसा जल्दी फ्लो करेगा। तो ऐसे केस में आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप वेस्टेज कम करोगे तो आप कम प्रोडक्शन, कम रॉ मटेरियल में ज्यादा बना पाओगे। आपकी सेल्स जल्दी हो रही है तो पैसा आएगा, बैड डेट्स नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली बात है रिटर्न ज्यादा आएगा, और जल्दी डेटर पेमेंट कर रहे तो ये कैश का इनफ्लो बढ़ रहा है। प्रोडक्टिविटी से आप रॉ मटेरियल कम खरीदते हो, आपका आउटपुट ज्यादा बनता है, डेटर्स जल्दी पैसा दे रहे हैं, बैड डेट कम हो रहे हैं, तो आपका बिजनेस एफिशिएंटली चल रहा है। तो इन शॉर्ट जब आपके पैसे बच रहे हैं तो फिर आपको अलग से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी नहीं। क्लियर? ओके। और बच्चों लास्ट पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और ये पॉइंट करते हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों इसमें दो बातें दे रखी हैं, इसमें एग्जांपल की तो समझने की कोशिश करते हैं। आपका घर बीच बाजार है, मतलब घर के बाहर निकलते ही एक दुकान है स्टेशनरी की, ठीक है, आपको एक पेन की जरूरत है,
तो आप जाओगे एक पेन खरीद के ले आओगे, हाँ या ना? बिल्कुल सही। लेकिन मान के चलो उस स्टेशनरी की शॉप को हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं, 5 किलोमीटर दूर कर देते हैं, तो आपको सिर्फ एक पेन की जरूरत है, तो आप जाके 5 किलोमीटर जाओगे, एक पेन खरीद के लेकर आओगे या फिर 4-5 पेन इकट्ठे खरीद के लेकर आओगे? आप 4-5 पेन इकट्ठे खरीद के लेकर आओगे, मतलब आप इन्वेंट्री ज्यादा खरीदोगे, हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो ये भी बिजनेस के संग होता है। अगर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है और कंटिन्यूसली अवेलेबल है, मतलब जब चाहो तब बाहर से मिल जाएगा और आराम से मिल जाएगा, तब आप कम स्टॉक खरीद कर भी काम चला लोगे, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तब हम खरीद लेंगे। तो ऐसे केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर स्टॉक इजीली नहीं मिलता है या कंटिन्यूसली नहीं मिलता है, आपको दूर जाना पड़ता है, तो आपको ज्यादा स्टॉक रखना पड़ता है, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्लियर? ओके। और दूसरा इसमें एक बात और बोली गई है, सामान को ऑर्डर करना और रिसीव करना, इसमें भी टाइम गैप होता है। अब दुकान पे आपको तुरंत सामान मिल जाता है, लेकिन जब ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो 1 हफ्ता लगता है, 2 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, कुछ टाइम तो लगता है। इस टाइम को बोला जाता है लीड टाइम। क्या बोला जाता है इसको? लीड टाइम। मतलब द डिफरेंस बिटवीन, टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन द डेट ऑफ ऑर्डर एंड एक्चुअल रिसीट ऑफ ऑर्डर, उसको बोलता है लीड टाइम। तो अब मान के चलो आपने आज ऑर्डर किया, कल शाम तक आपको पास आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? या कम सामान मंगा लेते हैं, जब जरूरत होगा तब मंगा लें, एक दिन में तो डिलीवरी हो जाती है। तो ऐसे केस में आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम होती है, क्योंकि आप छोटी क्वांटिटी भी ऑर्डर कर लेते हो इजीली। लेकिन आपको पता है कि यार आज ऑर्डर करूंगा तो 15 दिन बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा, तब क्या करोगे? तब आप ज्यादा मंगाओगे, क्योंकि आप बार बार 15-15 दिन का वेट नहीं कर सकते हो। तो इन केस अगर आपका लीड टाइम ज्यादा है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बिकॉज आपको ज्यादा ऑर्डर करना पड़ता है। और आपका लीड टाइम कम है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, आपका काम हो जाता है कम पैसों में भी। क्लियर? तो बच्चों ये था हमारा प्यारा सा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिवीजन। इसके अंदर हमने टोटल मेजरली 10 टॉपिक हैं जो देखे हैं। मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा दूं, ये रहे हमारे 10 के टॉपिक। हमने 10 टॉपिक की एक एक हेडिंग को, एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करके हमने समझा है। मैंने रीडिंग नहीं करवाई है, ना ही मैंने आपको थोड़ा स्लो कर वो तेज करवाया। मैंने एक तरीके का ये रिवीजन है और डिटेल एक्सप्लेनेशन है हर एक पॉइंट का। आप चाहो तो वीडियो को पार्ट्स में देख सकते हो, वन गो में देख सकते हो, जैसे मना है वैसे देख सकते हो। ये करीबन करीबन 1.25 घंटे की वीडियो बन गई, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट की, लेकिन डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करना है, थोड़ा स्लो जाना है, तो इसको मैंने 3.5 घंटे में बनाया है, जिसके अंदर मैंने 20-20 मिनट की 10 वीडियोस बनाई हैं अप्रोक्सीमेटली। डिटेल में आपको लेक्चर देखना हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज फॉर टर्म 2 आपको मिल जाएगा, या फॉर सेशन 22-23 मिल जाएगा। उसमें आप जाओगे, आपको पूरी प्लेलिस्ट में 10 वीडियोस दिख जाएंगी टॉपिक वाइज। इसी सीरियल ऑर्डर में हमारी वीडियोस है। आई होप आपको पसंद आ रहे हो लेक्चर्स। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो, पहली बार आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप हो तो हम हैं, आप सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ एक मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई बच्चों मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, तो मुझे भी उनको आउटपुट देना पड़ेगा, उनको उनका चैप्टर देना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले किसी वन शॉट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।